नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका दोस्त आपका होस्ट एक बार फिर से लेकर एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि किस तरीके से एक पंचायती राज के माध्यम से जो मैं आपको इस जानकारी को साझा कर रहा हूं कि किस तरीके से एक पंचायती राज वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को शामिल किया गया, किस तरीके से हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की, ये हम ऑलरेडी वीडियो के पहले ही जान चुके हैं। इसके पहले जो 3 पार्ट वीडियो के आ चुके हैं वो जिसने भी अभी तक नहीं जाके देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बिना देर किए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई। उसके अलावा इसमें हम जानेंगे कि वृत्त का गठन किस तरीके से हुआ, किसी भी राज्य में ग्राम न्यायालय का गठन किस तरीके से होता है, ग्राम न्यायालय का प्रधान कौन होता है। इसके अलावा हम इसकी सारी जानकारी को जानेंगे किस तरीके से इसके ग्राम न्यायालय की जो प्रक्रिया है एवं शर्तें शक्तियाँ, ये सारी जानकारी हम इस माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है उसके बारे में एक बार फिर से एक फ्लैशबैक में हम जाकर थोड़ा सा देख लेंगे। पंचायती राज पर कौन कौन सी समितियों ने वर्क किया और क्या क्या उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। सारी पंचायती राज समितियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जिसमें आप सारी शुरुआत से पूरी जानकारी को जानेंगे। तो बिल्कुल अब बिना देर किए हुए पेन और कागज़ को उठाइए और नोट करना शुरू करिए। जो तरीके की जानकारी अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और इसी तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर निरंतर मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिना देर किए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय है उसको शुरुआत की गई थी या कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ग्राम न्यायालय को शुरुआत जो किया गया उसे अधिनियम 1996 के अंतर्गत शुरुआत किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय है वो एक एक्ट के माध्यम से आया जिसे विधानसभा में पारित किया गया और उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। इसके बाद देखेंगे कि इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है अनुमोदित होने के लिए। तो इसकी जो अनुमति है फाइनली इस पर जो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हैं वो हुए थे 24 अप्रैल 1997 को और इसके बाद से ही मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब देखेंगे सबसे पहले इस पंचायती राज में वृत्त का गठन किस तरीके से होता है। वृत्त कहलाता क्या है? वृत्त का मतलब होता है किसी भी एक ग्राम न्यायालय को जब 10 या अधिक ग्राम पंचायतें मिल जाती हैं उसमें तो उसको जो हम कहते हैं एक वृत्त कह सकते हैं। वृत्त मतलब जैसे कि आप इंग्लिश वर्ड में सुने होंगे सर्किल, उसी को हम एक वृत्त कहते हैं। तो राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जिसमें 10 या उससे अधिक ग्राम पंचायतें समाविष्ट हो जाती हैं, यानी कि एक साथ उसमें एंट्री कर जाती हैं, यानी कि वो एक साथ होती है 10 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें, उसे एक वृत्त घोषित कर सकती है। एक राज्य सरकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। राज्य सरकार इसके लिए एक अधिसूचना जारी करती है जो कि प्रत्येक वृत्त के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकेगी जो कि वृत्त के मुख्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे हम ग्राम न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। किसी भी एक ग्राम न्यायालय के गठन के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि उसमें 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य वो होंगे जो कि जनपद पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति से, यानी कि सभी की इच्छा से और सभी जब उस पर एक्सेप्टेंस दे देते हैं तब उसके बाद उसका जो है नाम निर्देशित किए जाते हैं। अब देखेंगे ग्राम न्यायालय का प्रधान कौन होता है। ग्राम न्यायालय का प्रधान कोई भी एक सदस्य हो सकता है जिसे निर्वाचित करने के दौरान, यानी कि उसको जो निर्वाचित किया जाता है सारे सदस्य मिलकर उसमें एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं, जो भी जीत जाता है वो ग्राम न्यायालय का प्रधान बन जाता है। अब देखेंगे ग्राम न्यायालय का सचिव किसके अंतर्गत आता है। तो ग्राम न्यायालय का जो सचिव है वो एक विधि का जानकार, यानी जो कानून का जानकार व्यक्ति हो जो कि जनपद पंचायत की धारा 5 के अधीन सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया गया है, जिसे ग्राम न्यायालय का पदेन सचिव कहा जाता है। अब देखेंगे ग्राम न्यायालय का जो सदस्य है वो लोक सेवक किस तरीके से समझा जाएगा। तो ग्राम न्यायालय का जो सदस्य है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC इंडियन पिनल कोड 1860 की, यानी कि 1860 की जो धारा 21 है उसके अंतर्गत लोक सेवकों से समझा जाता है। अब देखेंगे हम ग्राम न्यायालय की प्रक्रिया क्या होती है, क्या इसके नियम हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती हैं। तो राज्य सरकार जो होती है ग्राम न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक नियम बनाती है, अर्थात राज्य सरकार ही इसके लिए जो है नियम
बना सकती है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय को जो अपने कार्य है उसको पालन करने के लिए किसी सिविल, राजस्व या आपराधिक मामले का विदेश विचरण करते समय इन बातों का ध्यान रखने की शक्ति होती है, यानी कि उसमें जो कुछ नियम होते हैं और इसी के अंतर्गत उसकी जो शक्तियाँ आती हैं उसमें प्रमुख शक्तियाँ हैं, जैसे कि साक्षियों का समन करना तथा हाजिर करना। जैसे कि किसी के ऊपर मामला चल रहा है तो उसको कोर्ट के सामने या फिर उस लोक सेवक के सामने हाजिर करना पड़ता है। जिस प्रकार से जज के सामने एक अपराधी पेश होता है उसी प्रकार से साक्षियों को समन करना तथा हाजिर करना, यानी कि जो एक पक्ष और दोनों पक्ष के जो लोग हैं उनको लोक सेवक के सामने आना होता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना तथा किसी न्यायालय के कार्य में किसी लोक अभिलेख अध्यापेक्षा करना। अब देखेंगे हम कि ग्राम न्यायालय जो होता है वो अपनी अधिकारिता के अधीन, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों के संबंध में अधिकतम जुर्माने लगा सकता है। वो निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि ये सारे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संख्या 45 के अधीन किसी अपराध के संबंध में यदि कोई अपराधी साबित हो जाता है तो उसे 1000 रुपये या इससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में ऐसे अपराध के लिए अनुज्ञेय अधिकतम जुर्माने के अधीन रहते हुए लगभग 500 रुपये या इससे अधिक के जुर्माने लगाए जाते हैं। कोई भी जो ग्राम न्यायालय होता है उसे कारावास का दंड नहीं दे सकता है, चाहे वो मूल रूप हो या जुर्माने को ना प्राप्त करने की स्थिति में भी हो, बट वो उसको किसी भी तरीके से कारावास यानी कि जेल नहीं भेज सकता है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जुडिशियरी व्यवस्था है जिसे हम न्यायालय कहते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर कोर्ट में अपना केस दायर कर सकता है। अब देखेंगे हम पंचायती राज, जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो हुई थी एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से, यानी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने का जो सपना था कि ग्राम भारत में जो है पंचायती राज हो यानी स्थानीय स्वशासन हो, यानी आम आदमी के साथ जो है शक्तियों का वितरण हो और शक्तियों का प्रॉपर शेयरिंग होना चाहिए, यानी पावर शेयरिंग होना चाहिए, इस तरीके की जो बात थी। तो स्थानीय शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर जनता को शासन में भागीदार बनाया जाता है, ताकि जनता को अपने स्थानीय समस्याएं जो हैं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जा सके। अब देखेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको पुनः से एक बार जान लेते कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया, जिसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। और जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, सामुदायिक विकास मंत्रालय के जो मंत्री थे सर्वप्रथम वो कौन थे, तो वो थे मंत्री SK देव। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो ऑलरेडी हुई थी 2 अक्टूबर 1952, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। अब देखेंगे हम इसमें पंचायती राज पर कार्य करने वाली प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति का नाम आता है, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए सजेशन दिया, यानी कि अपनी सिफारिशों में उसने लिखा कि 3 स्तर पर जो है पंचायती व्यवस्था होना चाहिए। एक नगर पालिका यानी कि एक नगर परिषद होना चाहिए, उसके बाद एक सबसे पहले जो सबसे ऊपर का जो स्तंभ है वो होना चाहिए जिला पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत और अंत में ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, और जो कि आज हमारे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कार्य कर रही है। तो पंचायती राज समिति की जो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश है वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आती है। इसने 2 स्तरीय समिति के बारे में अपनी सिफारिश दी। उसके बाद देखते हैं तो GV राव समिति आती है, जो कि 1985 यानी कि 1985 में आई, जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज समिति के लिए कहा। उसके बाद 1986 में एक आई थी डॉक्टर LM सिंघवी समिति, जिसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता के लिए सिफारिश की। उसके बाद आती है PK थुंगल समिति, जो कि पंचायत राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए,
यही बात उसने भी सेम की सेम कही थी जो कि LM सिंघवी समिति ने कही थी। और इसके बाद होता है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, जिसे कह सकते हैं हम 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। यानी कि संविधान में इसका जो है जिक्र होता है और इसके बाद संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस तरीके से किस समिति ने कौन सी सिफारिश की और उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है सामुदायिक जब विकास कार्यक्रम चल रहा था और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के जब असफल हो जाती है वो, तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी सिफारिश दी बलवंत राय मेहता समिति ने। और 1957 में बलवंत राय मेहता ने की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु ग्राम से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में हम देखेंगे नीचे से ऊपर तक की जो स्तर होना चाहिए, सर्वप्रथम ग्राम स्तर यानी कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती है। तो इस तरीके से इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की गठन की सिफारिश की। समिति ने साथ में ये भी सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती समिति के स्तर पर होना चाहिए, अर्थात शक्तियों का जो बंटवारा है यानी जो आम आदमी के बीच में शक्तियाँ होनी चाहिए, यानी जो सरपंच रहेगा तो उसके साथ साथ जो पंच रहेंगे तो सभी को शक्तियाँ होनी चाहिए, सरपंच उनका जो एक अध्यक्ष होगा। इस तरीके की समिति ने सिफारिश दी थी 1957 में, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। मेहता समिति की सिफारिश को फाइनली राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जनवरी 1958 को स्वीकार कर लिया गया। तो क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से भी आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति की किस सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये हो सकता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए उन्होंने सिफारिश दी थी उसको स्वीकार किया गया। इस सिफारिश के आधार पर अब आप देखेंगे कि राजस्थान की जो राज्य की विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। यानी कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज अधिनियम लाने वाला कोई राज्य है तो वो है राजस्थान। और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अब देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1959 में आंध्र प्रदेश, 60 में असम, तमिलनाडु व कर्नाटक ने अपने राज्य में पंचायती राज अधिनियम लाया। 1968 में महाराष्ट्र ने लाया, 1963 में गुजरात ने और 1964 में पश्चिम बंगाल ने लाया। इस तरीके से विधानसभाओं द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आती है दोस्तों अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के बाद की समिति है। तो इसने क्या सिफारिश दी इसके बारे में अब हम जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां आईं, जिन्हें दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। यह दूसरी समिति थी जिसने पंचायती राज के लिए अपनी सिफारिशें दी थीं। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर 2 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की गई। इसने कहा कि 2 स्तर पर आपको जो है पंचायती राज को लागू करना चाहिए। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थीं उनमें जो 2 स्तरीय पंचायती राज की बात आती है तो वो चाहते थे कि पंचायती राज्य पद्धति में राज्य के विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जो हो वो जिला हो और जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन हो, जिसमें करीब 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या एवं 10,000 से लेकर 15,000 वाले गांव शामिल हों। साथ ही साथ ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए, ये उनकी सिफारिश का एक हिस्सा था। मंडल अध्यक्ष का चुनाव जो होना चाहिए वो प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष अर्थात उसे जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए तथा जिला परिषद का जो अध्यक्ष है उसे जो मंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाना चाहिए। इस तरीके से इसने सिफारिश अपनी दी थी। मंडल पंचायत तथा जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, इस तरीके की सिफारिश में बात की गई है। साथ ही साथ विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाए तथा उनका क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। पंचायत के निर्वाचन में सभी स्तर पर
राजनीतिक दलों को भाग लेने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें जो है हमारी, ये सिफारिश अशोक मेहता समिति ने दी थी। इसके बाद दोस्तों आती है GV.K. राव समिति, यानी कि 1985 में एक और समिति का गठन किया जाता है जो कि ये तय करना चाहते थे कि बलवंत राय मेहता समिति और उसके बाद अशोक मेहता समिति की सिफारिश में यदि कोई कमियां रह गई हों तो वो इसको प्रस्तुत करके साथ ही उस कमियों को हटाकर एक नई समिति जो है इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दे और सरकार को ये बताए कि किस तरीके से पंचायती राज को प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो 1985 में जो डॉक्टर GV.K. राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और समिति को जो ये कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश करे। तो समिति ने कौन कौन से इसके लिए सुझाव दिए उसके बारे में बताता हूँ कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर एक जिला परिषद होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की। अर्थात इसने जो है 4 स्तर पर सिफारिश दी कि पंचायती राज जो है उसको 4 स्तर पर डिवाइड कर देना चाहिए, विभाजित किया जाना चाहिए और उसके बाद शक्तियों का वितरण किया जाना चाहिए। GV.K. राव ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की। तो यहाँ से बात आती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन कोटा की बात आती है कि जो ST SC यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की सिफारिश इस समिति ने सिफारिश दी, लेकिन समिति की जो सिफारिश थी उसको केंद्र की तरफ से अमान्य कर दिया गया। इसके बाद एक और समिति का गठन होता है, वो है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति ने 1986 में इस समिति का गठन हुआ और इसने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की समीक्षा तथा सुधार हेतु 1986 में सिंघवी समिति का गठन किया गया और समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से कराने की महत्वपूर्ण सिफारिश की, जिस सिफारिश को कहीं ना कहीं माना जाता है। और 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलता है, तो उसमें डॉक्टर LM सिंघवी समिति की बातों को माना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यानी सेल्फ डिपेंड करने के लिए वित्तीय संसाधन यानी कि जो फाइनेंशियल सोर्सेस हैं उसको अवेलेबल कराने की भी इन्होंने सजेशन दिया था कि आप जो है वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराइए। इसके अलावा आप देखेंगे कि P.K. थुंगन समिति आती है 1988 में, यानी कि फाइनली 1988 में जो है P.K. थुंगन समिति का गठन किया गया और इस P.K. थुंगन समिति ने जो है पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए कहा। साथ ही साथ इसने अपने प्रतिवेदन में ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। तो समिति की ये सिफारिश के आधार पर फाइनली पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1990 में 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया, जिससे लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि राज्यसभा यदि किसी भी विधेयक को या किसी भी एक जो बिल जाता है उसको यदि राज्यसभा एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो फाइनली बिल जो है रिजेक्ट माना जाता है। तो इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, जिसमें उस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव जी। PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा पंचायती संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु फाइनली 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है, यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, जिसे फाइनली लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 तथा राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। और 17 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, यानी कि 17 राज्य की जो विधानसभाएं थीं वो भी इसके पक्ष में थीं, इसलिए उनके द्वारा जब अनुमोदित किया गया तो फाइनली 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दी, यानी कि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी। और 24 अप्रैल 1993 को इसे हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत देश में लागू हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी जान ली है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से पंचायती राज में पंचायती समितियां कार्य करती हैं तथा वो किसके अंतर्गत आती हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।